नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में दिए गए हैं, कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं, कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, कब इनको जोड़ा गया है, क्या इनकी विशेषताएं हैं, क्या इनका महत्व है, इन सब के बारे में एक ही लेक्चर में हम जान लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्या है, स्वर्ण सिंह समिति क्या है, वर्मा समिति क्या है, सब के सब चीज़ों के बारे में इसी एक लेक्चर में जान लेंगे। एक लेक्चर आपने देख लिया, मौलिक कर्तव्यों का पूरा खात्मा आप समझिए ही मानो, समझा ही मानो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा। यूपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, ऑलरेडी बने भी हैं। और पीसीएस जैसे कि यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, हर साल एक नए क्वेश्चन तो बनता ही है। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा दिए गए हैं। और ये जो नागरिक हैं उन नागरिकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना, साथ ही साथ सकारात्मक नागरिकता को प्रोत्साहित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब मौलिक कर्तव्यों की सबसे पहले हम सूची देख लेते हैं और बाद में इसके हम ये भी जानेंगे कि कब इनको जोड़ा गया है। पहले एक सूची आपके दिमाग में रहे तो सबसे पहले तो भारत के संविधान के कौन से भाग में है ये जानना जरूरी है, क्योंकि 2024 में ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुकी है यूपीएससी। ठीक है, भागों के बारे में मैच करवाने के लिए। ठीक है, अब यहां पर आ जाते थे, सबसे पहले भाग देखेंगे तो भाग 4 का में इनको दिया गया है, 4A जो है उसमें इनको दिया गया है। तो भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी। भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये याद रखना आप पूरे। ठीक है, अब एक बार करके हम देख लेते हैं। और अनुच्छेद कौन सा हुआ करता था, माफ कीजिए, अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद है 51A। 51 में तो हमने देखा डीपीएसपी है ही 51 तक, तो मगर 51A में जो है वो जोड़ दिया गया बाद में, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है साहब, अब एक एक करके इनकी पूरे के पूरे हम इनकी देख लेते हैं कितने हैं। तो टोटल है 11, 10 प्लस 1 टोटल इक्वल्स 11। 10 प्लस 1 क्यों बता रहा हूं, अभी आगे लेक्चर में आगे बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला आ जाता है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। देखिए, राष्ट्रीय गीत नहीं है, क्या है, राष्ट्रीय गान, याद रखना आप यहां पर बात। तो राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें और उसकी रक्षा करनी चाहिए। और अगला है, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना। मान लीजिए कि युद्ध की स्थिति आ गई और जो है हमें सेना को जरूरत पड़ रही है कि और लोगों को भर्ती किया जाए, तो आप लोगों को भर्ती वहां पर किया जा सकता है। आपको आपका ये नैतिक कर्तव्य, आपका ये मौलिक कर्तव्य बनता है कि आह्वान किए जाने पर आप राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, धर्म, भाषा, क्षेत्रीय या विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों में सद्भाव और समान भाईचारे की भावना का प्रचार करें। महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना चाहिए, है ना। क्षेत्रवाद नहीं फैलाना चाहिए, भाषावाद भी नहीं कि जो इसको एक भाषा आती है वही सबसे ऊपर है, हिंदी आती है तो हिंदी वाला ही है, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश वाला ही है, बाकी और कोई भाषा नहीं है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्षेत्रवाद, जैसे कि महाराष्ट्र का है तो मराठा जो है वही सब कुछ है, उत्तर भारत का है तो उत्तर भारत का ही है, दक्षिण भारत का तो दक्षिण भारत का ही सब कुछ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और महिलाओं के अपमानजनक जो भी प्रथाएं हैं उनका त्याग करना चाहिए। बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है और जो घरेलू हिंसाएं होती हैं, ये इन सब का यहाँ पर त्याग किया जाना चाहिए, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। देश की समृद्ध मिश्रित संस्कृति की विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। तो जो हमारी समृद्ध मिश्रित संस्कृति है, जिसमें तमाम धर्म हैं, पंथ हैं, जातियां हैं, तो और अलग अलग नजातियां हैं, उनके लोग हमारे भारत में रहते हैं, तो उन सब को संरक्षण देना हमारा मौलिक कर्तव्य है। किसी एक धर्म का, किसी एक भाषा का, किसी एक जाति का भारत नहीं है। फिर वन, झील, नदियां और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसमें सुधार करें और जीवों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। तो ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि आप नदियों का, वन का, झीलों का संरक्षण करेंगे, वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे, ये सबका मौलिक कर्तव्य है। जैसे कि अगर हम देखें राजस्थान की जो कम्युनिटी है विश्नोई, तो विश्नोई कम्युनिटी तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कितना आगे रहती है, वो तो जान तक दे देते हैं वहाँ के वन्य जीवों के और वहाँ के वनों के लिए। तो इस प्रकार के ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, मानवतावाद, खोज तथा सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। वैज्ञानिक
तर्क का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, अंधविश्वास वगैरह से दूर रहना चाहिए। जो चली आ रही है प्रथाएं जो जिनको सिर्फ नहीं मान लेना चाहिए, उनमें किंतु परंतु की भावना आपको रखनी चाहिए, तभी तो आप तर्कवाद हुए, तभी तो आप विज्ञानवादी हुए, है ना। फिर है सार्वजनिक संपत्ति की हमें रक्षा करनी चाहिए और हिंसा का त्याग करना चाहिए। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे कुछ भी हो जाए तो कुछ लोग क्या करते हैं, बसों में आग लगा देते हैं, ट्रेन में आग लगा देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंसा का भी हमें त्याग करना चाहिए। हिंसा सिर्फ फिजिकल हिंसा ही नहीं होती है, मेंटल हिंसा भी होती है। किसी को गाली देना, किसी को नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना, किसी की बॉडी शेमिंग करना, ये सब उसमें हिंसा में ही आ जाता है, तो आपको इसका त्याग करना चाहिए। फिर हम आगे देखें तो आ जाता है सार्वजनिक व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता और निरंतर प्रयास करते रहें, ताकि राष्ट्र निरंतर उच्च प्रयासों और उपलब्धियों के स्तर पर पहुंचता रहे। तो आपको जो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से उत्कृष्टता की ओर हमेशा बढ़ता रहना चाहिए। आपको अपने अंदर कौशल जो है उसको अर्जित करते रहना चाहिए और कभी आपको पीछे नहीं जाना है, बल्कि आगे जाना है, क्योंकि नागरिकों से देश बनता है, देश उसके देशवासियों से बनता है। जब उस देश के देशवासी ऊपर की ओर जाएंगे, उत्कृष्टता की ओर जाएंगे, तो देश अपने आप उत्कृष्टता की ओर जाएगा। उसके बाद में जो है एक और मौलिक कर्तव्य 2002 में यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से क्या है, अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों या आश्रितों को शिक्षा के अवसर प्रदान करवाना, ये हर माता पिता की या उसके गार्डियन की जिम्मेदारी है। ये मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। तो आपको इस 86वें संविधान संशोधन के एक बात याद रखनी है कि यह ऐसा संविधान संशोधन है जिसने मौलिक कर्तव्यों के बीच में और डीपीएसपी और मौलिक अधिकार, इन तीनों में जो है संशोधन किया था। किसने? इसी ने। 6 से 14 वर्ष तक का जो ये यहाँ पर जोड़ा गया उसने। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2002 में संशोधन। इसके माध्यम से फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A अलग से जोड़ा गया था, ठीक है। और इसी के बाद में देखिए RTE यानी राइट टू एजुकेशन 2009 में जो आता है ना, वो इसी के फलस्वरूप आगे आता है। इसके बाद में डीपीएसपी में जो है यहाँ पर आर्टिकल 45 जो है वहाँ पर थोड़ा परिवर्तन किया जाता है और 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटीज में भी एक ड्यूटी जो है वो जोड़ दी जाती है। इस प्रकार से ये 10 + 1 11 हो जाते हैं। तो इन मौलिक कर्तव्यों का विकास किस प्रकार से हुआ, कब ये जोड़े गए? तो क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य, मैं फंडामेंटल ड्यूटीज को एफडी लिखूं तो आप समझ जाना, तो क्या मौलिक संविधान में जो मूल संविधान है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज थी? नहीं थी। मूल कर्तव्य थे तो मूल कर्तव्य थे, मगर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। तो कब जोड़ेगी सर? अपने यहाँ 1975 से लेकर 1977 के बीच में इमरजेंसी रहती है। इस इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने यहाँ पर जुड़वाया था मौलिक कर्तव्यों को। मौलिक कर्तव्य लिए कौन से देश से गए हैं? तो यूएसएसआर से लिए गए। और मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी राइट्स जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं यूएसएसए के संविधान से लिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर आपातकाल के दौरान सरकार जो है उनको आवश्यकता महसूस होती है मौलिक कर्तव्यों की, क्योंकि उस काल में जो है भारत में एक आंदोलन चल रहा था, जेपी आंदोलन। और उस काल में जो है जेपी आंदोलन के द्वारा ये भी कहा गया था कि पुलिस को, सेना को जो है हथियार त्याग देने चाहिए और सरकार के खिलाफ हो जाना चाहिए। तो उस टाइम जो है सरकार को महसूस होता है कि कुछ मौलिक कर्तव्य, अधिकारों के साथ साथ कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए जिनका नागरिक पालन करें तो देश में शांति व्यवस्था बनी रह सकती है। इसीलिए बाद में एक समिति गठित की जाती है इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। मैं बार बार इंदिरा गांधी सरकार क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है कि जब पहला संविधान संशोधन हुआ तो उस वक्त भारत का प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था। तो यह भी पूछा जा सकता है कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो भारत का प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था। और यहाँ पर इंदिरा जी की सरकार गठित करती है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है वो सिफारिशें देती है और इन्हीं सिफारिशों के आधार पर ऐड किए जाते हैं मौलिक कर्तव्य। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य उस टाइम पे 1976 में ऐड किए जाते हैं। कौन से संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। इसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है। समिति ने पाया कि अधिकारों के उपभोग के साथ साथ नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। भाई मौलिक अधिकार तो आपको मिले भी यही हैं, वो तो अच्छी बात है, मगर उन मौलिक अधिकारों के साथ साथ आपको कुछ मौलिक कर्तव्यों का भी पालन किया जाना आपको चाहिए, आप करने चाहिए। और इस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय को जोड़ने की सिफारिश की। और इस समिति ने, स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ो। कितने?
8 मौलिक कर्तव्य जोड़ो। तो क्या जितने इन्होंने कहा था सारे के सारे जोड़ लिए गए? नहीं, इन्होंने जितने कहे थे सारे के सारे नहीं किए गए जोड़े। इन्होंने कहा था भाई कर देना जो है वो भी एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, और मौलिक कर्तव्य जो है इनको तो बना दिया जाना चाहिए, अगर उनका पालन नहीं करते तो उनको सजा भी दी जानी चाहिए। तो ऐसे बात इनकी नहीं मानी गई थी, पर इन्होंने 8 जो है मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी, परंतु बाद में जो है जोड़े जाते हैं 10 मौलिक कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन किया जाता है 1976 में, उसके द्वारा जोड़ दिए जाते हैं 10 मौलिक कर्तव्य, है ना। और यहाँ पर यही लिखा हुआ किसमें, तो अनुच्छेद 51A में भाग 4 जो है ए जो है उसमें जोड़ दिए जाते हैं, 4A में 4 का में जोड़ दिए जाते हैं, है ना। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, मगर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 जो है उनको जोड़ा जाता है। ठीक है साहब, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के ऊपर आ जाते हैं। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसके माध्यम से जोड़ा जाता है एक और मौलिक कर्तव्य। तो मैं इसीलिए आपको 10 + 1 बोल रहा था ना, इक्वल्स 11, वो यही है। 10 तो 1976 में जोड़ जाते हैं और एक बाद में जोड़ा जाता है, कब आके 2002 में। जब इनको जोड़ा जाता है तो विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करती है कि नहीं, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना ये तो रशिया के समान हो गया, और भारत में तो लोकतंत्र है तो ऐसी चीज़ें नहीं जोड़ी जानी चाहिए। परंतु बाद में 1977 में के बाद में जब नई सरकार का गठन होता है मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, तो हम देखते हैं कि 44वां संविधान संशोधन 1978 लाया जाता है और बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया जाता है, परंतु फिर भी इसको नहीं बदला जाता है, मौलिक कर्तव्यों को नहीं हटाया जाता है। और बाद में 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य नया जोड़ना इस बात को साबित कर देता है कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना कोई भूल नहीं थी, बल्कि एक अच्छा कदम ये हुआ करता था। और इस 86वें संविधान संशोधन से जो जोड़ा जाता है यह होता है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करवाना हर माता पिता और उनके जो गार्डियन हैं उनका कर्तव्य होना चाहिए, है ना। और इसके बाद में मौलिक कर्तव्य की सूची अभी भी हमारे यहाँ निरंतर देखी जाती है। और इसी के आधार पर बाद में राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया ना, हालांकि 7 साल इसको लग गए लाने में, परंतु ये शिक्षा का अधिकार जो इसी की परिणति बाद में होता है कि मौलिक कर्तव्यों को में जोड़ा गया, मौलिक अधिकार में जोड़ा गया और डीपीएसपी में जोड़ा गया, इसके बाद में ये लाया जाता है। अब अगर हम आगे आ जाएं तो मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं क्या क्या है, क्या मौलिक कर्तव्यों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं जो है उनमें देख सकते हैं कि ये गैर न्याय संगत है। इनका मतलब ये क्या हो गया कि नॉन जस्टिसेबल का मतलब ये हो गया कि इनको लेकर न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे न्यायालय में नहीं ले जा सकता या उसके ऊपर केस नहीं किया जा सकता। सीधी सिंपल भाषा में आप तो समझो। क्या डीपीएसपी का उल्लंघन करने पर कोर्ट में जाया जा सकता है? नहीं। क्या फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होने पर कोर्ट में जाया जा सकता है? हाँ। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लंघन होने पर कोर्ट में जाया जा सकता है? नहीं। ये तीनों चीजें याद रखना है यहाँ पर। फिर इनके स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी आ जाए तो ये किन किन लोगों पर लागू होता है, तो ये केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होता है, विदेशियों पर लागू नहीं होता है। तो क्या फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही मिला हुआ है, विदेशियों को नहीं मिला हुआ है? बिल्कुल, ये विदेशियों को भी मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? विदेशियों को भी मिला हुआ है। और अगर डीपीएसपी में हम देखें तो डीपीएसपी में भी विदेशियों की बात होती है। कहां पर? अनुच्छेद 51 में होती है ना, कि विश्व शांति और समझौते की बात वहां पर होती है, शांतिपूर्ण अस्तित्व की बात वहां पर होती है। परंतु ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सिर्फ किससे संबंधित हैं? ये सिर्फ और सिर्फ संबंधित हैं नागरिकों तक ही। फंडामेंटल राइट्स तो सबको मिलते हैं, 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ ये अधिकार जो है, मात्र ये ही अधिकार है जो नागरिकों को प्राप्त है और विदेशियों को नहीं प्राप्त है। बाकी और 2 अधिकार हैं वो तो विदेशी और नागरिक दोनों को प्राप्त है। यही यहाँ से भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ यही ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। बाकी इनके अलावा जो भी अधिकार हैं मौलिक अधिकार, वो विदेशियों को भी प्राप्त है। फिर क्या है, यहाँ पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हैं। ये विभिन्न स्रोतों से कहाँ पर प्राप्त है? एक तो ये यूएसएसआर से लिए गए हैं, इनमें कुछ महात्मा गांधी जी के भी विचार होते हैं, है ना। कुछ मौलिक कर्तव्य जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के मिश्रण को भी यहाँ पर दर्शाते हैं। ठीक है, फिर आगे अगर हम आ जाएं यहाँ पर देखें तो एक इनकी होती है डायरेक्टिव नेचर, इनका होता है निर्देशात्मक प्रकृति होती है। क्या निर्देशात्मक, किसको निर्देश देते हैं? तो ये निर्देश देते हैं जो नागरिक है उनको, ये निर्देश एक तरीके से देते हैं सरकार को भी, है ना। तो ये कर्तव्य नागरिकों के व्यवहार और आचरण का मार्गदर्शन करते हैं। किसका मार्गदर्शन करते हैं?
नागरिकों के व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। और डीपीएसपी किसका करते थे? वो सरकार क्या करते थे? किसका? सरकार का करते थे। और फंडामेंटल ड्यूटीज किसका करते हैं? तो नागरिकों के आचरण का, व्यवहार का ये मार्गदर्शन करते हैं। और एक जिम्मेदार और कानून का पालन करने वाला और समाज के निर्माण करने वाला नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर कोडिफिकेशन ऑफ द इंडियन वैल्यूज, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, ये मौलिक कर्तव्य, इन मौलिक कर्तव्यों में भारतीय मूल्यों का संहिताकरण किया गया है। इन्हें भारतीय मूल्यों को एक तरीके से बताया गया है। जैसे कि हम कर सकते हैं कि महिलाओं का सम्मान करने वाली इसमें बात आ जाती है, इन सब चीज़ों की, वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए, ये सारी बात इसमें आ जाती है। जो विविधता है उसका सम्मान करना चाहिए, ये वाली बात आ जाती है। ये सारी की सारी भारतीय संस्कृति का ही तो संहिताकरण है। फिर नैतिक और नागरिक कर्तव्य, इनमें कुछ कर्तव्य जो है वो नैतिक हैं और कुछ कर्तव्य जो है वो नागरिक कर्तव्य माने जाते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जो है, इसके इनके महान आदर्शों को संजोना, ये यहाँ पर नैतिक कर्तव्य है। और जो संविधान का सम्मान करना, ये नागरिक कर्तव्य यहाँ पर माने गए। तो कुछ इसमें नागरिक कर्तव्य भी हैं, कुछ नैतिक कर्तव्य भी यहाँ पर हो जाते हैं। फिर हम देखें मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या है, क्यों इनको ऐड किया गया, क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, जिनकी वजह से इनको ऐड किया गया है। तो यहां पर हम आके देखें तो मौलिक कर्तव्य नागरिकों में जवाबदेहिता, देशभक्ति और सामाजिक सद्भावना की भावना को पैदा करते हैं, है ना। और नागरिक चेतना को बढ़ावा देते हैं। नागरिक चेतना को कैसे बढ़ावा देते हैं? तो राष्ट्र और समाज के प्रति नागरिक की क्या चेतना, क्या जवाबदेही होनी चाहिए, इसके ऊपर भी ये बल देते हैं। जैसे कि संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखना और उनके दायित्वों का स्मरण रखना। ये होता है कि नागरिक चेतना को बढ़ावा देता है कि नहीं देता है? कि हिंसा में शामिल नहीं होना चाहिए, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए। फिर शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देना भी इनका महत्व है। कैसे बढ़ावा देते हैं? तो यहाँ पर देखिए, आपको 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने वाली बात यहाँ पर है। वैज्ञानिक ज्ञान के विकास की बात यहाँ पर की गई है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोना, इसकी बात की गई है। तो यहाँ पर शिक्षा और संस्कृति को भी बढ़ावा देने की बात की गई है। अधिकारों के साथ सामंजस्य इनका बिठाया गया है ना। ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके पूरक हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट भी यूपीएससी ने बना दिया था। जैसे 2017 या 2018 के पेपर में प्रीलिम्स से पूछा गया था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ जो है वो संबद्ध है। हाँ, तो बिल्कुल इनके साथ संबद्ध है, याद रखना आप। अगर आपके पास कुछ मौलिक अधिकार हैं तो आपके कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। उन मौलिक कर्तव्यों का पालन आपको करना ही चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आप मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे तो मौलिक अधिकारों से आपको वंचित कर दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है ना। फिर लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि जो व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं, वो सिर्फ दर्शक नहीं है बल्कि राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्रिय भागीदार वो हैं। राष्ट्र के एकता और अखंडता का संरक्षण करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि व्यक्ति जो है उसके ऊपर ये दायित्व ये लादते हैं, ये उसको दायित्व बनाते हैं कि देश की एकता अखंडता की सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है ना। नैतिक और सदाचार मूल्यों का समावेश भी इसमें किया जाता है ना, कि महिलाओं का सम्मान आपको करना चाहिए, जो अपनी मिश्रित संस्कृति है उसको बढ़ावा देना चाहिए, लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि सद्भावना की बात हो गई, भाईचारे की बात यहाँ पर आ जाती है ना, और समावेशता की बात आ जाती है। तो इन सब के माध्यम से यहाँ पर सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है। फिर ये मौलिक अधिकारों के पूरक भी हैं। मौलिक अधिकारों के पूरक हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। कानूनी और संवैधानिक ढांचा हम देखें तो ये कर्तव्य विधायकों और नीति निर्माताओं के लिए एक कानूनी और नीतियों को बनाने के लिए ढांचे का भी काम करते हैं कि अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो इनसे रिलेटेड बनाओ। जैसे कि शिक्षा प्रदान करना जिम्मेदारी है, तो शिक्षा के लिए फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया भी गया है। और अगर हम देखें कि राष्ट्रगान का, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें तो फिर इनको लागू करने के लिए एक्ट भी लाए गए हैं। अगर कोई राष्ट्र ध्वज का अपमान करता है तो उसे जेल में भी फिर डाला जा सकता है, क्योंकि उसका एक्ट भी यहाँ पर लाया गया। तो ये इनको एक मार्गदर्शन तो प्रदान कर ही रहे हैं। न्यायपालिका की भी ये सहायता करते हैं कि न्यायपालिका मान लीजिए कोई निर्णय दे रही है और उस निर्णय में ऐसा हो जाए कि मूल कर्तव्य को लागू करने के लिए सरकार कोई कानून बना रही है और वो कानून अगर अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में जो उल्लेखित मूल अधिकार है उनका थोड़ा बहुत उल्लंघन भी कर रहा है, तो फिर वो कानून जो है उसको लागू किया जा सकता है ना। उसको आप कह सकते हो उसके जुडिशियल रिव्यू में उसको उसके वैधानिकता को वंचित करने से रोका जा सकता है, ठीक है। फिर इनके कुछ ग्लोबल रिकॉग्निशन भी है, वैश्विक मान्यता भी इनकी हो जाती है, क्योंकि इन मूल कर्तव्यों में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो कि विश्व पटल पर हमारी
लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति जो हमारा विश्वास है, नागरिकों को समर्पण को ये दिखाता है। फिर अगर हम आ जाएं कि मौलिक कर्तव्यों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है क्या, तो हाँ बिल्कुल, रंगनाथ मिश्र बनाम भारत संघ मामले 2003 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि मौलिक कर्तव्यों को न केवल कानूनी प्रतिबंधों के माध्यम से बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों के माध्यम से भी लागू किया जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर रहा, नहीं खड़ा हो रहा है, तो फिर उसका सामाजिक बहिष्कार भी किया जा सकता है, या उसको आप थोड़ा ऐसी सामाजिक दबाव हो तो फिर वो इस प्रकार से भी लागू वो इसको किया जा सकता है। उसके अलावा हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता के लिए जो न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा कमेटी है, उस जे.एस. वर्मा कमेटी की सिफारिशों का क्रियान्वयन करना चाहिए। तो जे.एस. वर्मा कमेटी किससे रिलेटेड है, तो जे.एस. वर्मा कमेटी बनाई गई थी मौलिक कर्तव्यों से के संबंध में ही। फिर एम्स बनाम छात्र संघ बनाम एम्स का एक मामला 2001 में आता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक कर्तव्य जो है वो मौलिक अधिकारों के समान ही है। इसी से मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के समान ही है, यहीं से यूपीएससी ने क्वेश्चन उठा के पूछ लिया था कि ये दोनों जो है समान महत्व रखते हैं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये पूरा लेक्चर हमने देख लिया, इससे मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य के बारे में हमने पूरा देख लिया। अब यहाँ से प्रीलिम्स मेंस कहीं से भी क्वेश्चन आता है, इससे बाहर कहीं भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है। तो बस आज का लेक्चर कर लेते हैं यहीं समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।